दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन थे, तो शायद कुछ लोग कहेंगे कि वे भारत की आज़ादी की लड़ाई के महान सेनानी थे, तो कुछ लोग उन्हें एक महान पत्रकार, विद्वान और राष्ट्रीय नेता बताएंगे। लेकिन अगर मैं जौहर यूनिवर्सिटी का नाम लूं, तो तस्वीर अचानक बदल जाती है। यहाँ इतिहास खत्म नहीं होता, बल्कि राजनीति शुरू होती है। एक तरफ आज़ादी के आंदोलन का वह नेता जिसने अंग्रेजी हुकूमत को अपनी लेखनी और भाषणों से चुनौती दी, दूसरी तरफ उसी नाम पर बना एक विश्वविद्यालय जिसके संस्थापक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान हैं और जो पिछले कई वर्षों से कानूनी विवादों, सरकारी कार्रवाई और राजनीतिक बहस के केंद्र में है। क्या यह केवल कानून का मामला है? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई है, या फिर इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की भी भूमिका है? क्या किसी विश्वविद्यालय को उसके संस्थापक की राजनीति के कारण विवादों में घिरा जाना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा नुकसान आखिर किससे होता है? राजनीतिक दलों को, नेताओं को, या उन हजारों छात्रों को जिनका भविष्य शिक्षा से जुड़ा होता है? आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेंगे। हम तथ्यों, इतिहास, अदालतों में दर्ज घटनाओं और दोनों पक्षों के दावों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन थे, जौहर यूनिवर्सिटी क्यों बनाई गई, आजम खान का इससे क्या संबंध है, विवाद कैसे शुरू हुआ, सरकार का पक्ष क्या है, समर्थकों का तर्क क्या है, और आखिर भारत जैसे लोकतंत्र में शिक्षा और राजनीति का रिश्ता कहां तक होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस व्यक्ति से जिसका नाम आज भी भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेताओं में लिया जाता है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। 10 दिसंबर 1878 उत्तर प्रदेश की रामपुर रियासत, और यही जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसने आगे चलकर अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को शब्दों से चुनौती दी। उसका नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर। बचपन आसान नहीं था। पिता का निधन जल्दी हो गया। परिवार की आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी उनके माता आबादी बेगम पर आ गई, जिन्हें पूरा देश बाद में बी अम्मा के नाम से जानने लगा। उन्होंने अपने बेटों को यह सिखाया कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि समाज को बदलने की भी ताकत होती है। मोहम्मद अली ने अलीगढ़ के मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ाई की। उनकी प्रतिभा इतनी प्रभावशाली थी कि आगे की शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक पहुंच गए। उस दौर में किसी भारतीय का ऑक्सफोर्ड तक पहुंचना स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि थी। विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने आरामदायक जीवन के कई अवसर थे। वे चाहते तो उच्च प्रशासनिक पदों पर रहकर वे अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, और वो था देश की सेवा का। वापसी के बाद उन्होंने महसूस किया कि भारत केवल राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी दबाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने कलम उठाई। उन्होंने अंग्रेजी अखबार द कॉमरेड और उर्दू अखबार हमदर्द शुरू किया। उनके लेखों में तर्क था, भाषा में आग थी, और उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, भारतीयों को जागरूक करना। उनकी लेखनी ब्रिटिश सरकार को इतनी असहज करती थी कि कई बार उनके अखबारों पर प्रतिबंध तक लगा दिया गया। अखबारों की जो प्रतियां थी उसे जब्त की गई और अंततः उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल उनके विचारों को रोक नहीं सकी, बल्कि वहीं से उनकी पहचान पूरे देश में एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता के रूप में होने लगी जो सत्ता से डरकर अपने विचार नहीं बदल सकता था। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सत्ता से घबराकर लोग अपने देश के बजाय
अपनी कुर्सी को चुनते हैं। और वो भी एक समय था जब भारत में कई विचारधाराएं साथ साथ चल रही थी। कोई क्रांतिकारी मार्ग चुन रहा था, कोई संवैधानिक सुधारों की बात कर रहा था और कोई जन आंदोलन का रास्ता अपना रहा था। मोहम्मद अली जौहर ने जनता को संगठित करने का मार्ग चुना। उनका मानना था कि जब तक आम भारतीय अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होगा तब तक आज़ादी केवल एक सपना ही बनी रहेगी। और यही सोच आगे चलकर उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे चर्चित नेताओं में शामिल करने वाली थी। और ये वही मोड़ था जहां उनकी मुलाकात महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलनों से हुई। साल था 1919। पहला विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और दुनिया का राजनीतिक नक्शा बदल रहा था। इसी समय तुर्की के उस्मानी साम्राज्य और खलीफा की स्थिति को लेकर भारत में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जिससे इतिहास में खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली इस आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में शामिल थे। उनका उद्देश्य केवल धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध व्यापक जन समर्थन की तैयारी करना भी था। उसी समय महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। गांधी जी ने महसूस किया कि यदि देश के विभिन्न वर्ग एक साथ आए तो स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा मिल सकती है। और इसी सोच के तहत उन्होंने खिलाफत आंदोलन को भी समर्थन किया। यह भारतीय इतिहास का एक अनोखा दौर था। पहली बार लाखों लोग एक साझा राजनीतिक उद्देश्य के लिए एक मंच पर दिखाई दिए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, सरकारी नौकरियों से इस्तीफे दिए गए, अदालतों के बहिष्कार किया गया और शिक्षा के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना पर जोर दिया गया। मोहम्मद अली जौहर पूरे देश भर में घूम घूम कर लोगों को संबोधित करते थे। उनके भाषणों में जोश भी था और गहरी राजनीतिक समझ भी। वे लोगों से कहते थे कि आज़ादी केवल नेताओं के प्रयास से नहीं आएगी, बल्कि जनता की भागीदारी से ही संभव होगी। लेकिन इतिहास कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय करते हैं और यह फैसला कई नेताओं के लिए अप्रत्याशित था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी इस निर्णय से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनके और गांधी जी के बीच कई राजनीतिक मतभेद सामने आए, फिर भी दोनों का अंतिम लक्ष्य भारत को स्वतंत्र देखना ही था। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। एक ही उद्देश्य के लिए काम करने वाले लोग भी अलग अलग रास्ते पर चल सकते हैं। मतभेद होना और विचारों का अलग अलग होना किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन का स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है। समय के साथ खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया, तुर्की में राजनीतिक परिवर्तन हुए और खलीफा की संस्था भी समाप्त कर दी गई। लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर का राष्ट्रीय योगदान यही समाप्त नहीं हुआ। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में रहे और 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। यह तथ्य दर्शाता है कि उस समय वे भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। इसके बाद 1930 में उन्हें लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने का अवसर भी मिला। वहीं उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दिया जिसे आज भी इतिहास की पुस्तकों में उद्धृत किया जाता है। उन्होंने कहा कि वे गुलाम भारत में लौटने से बेहतर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए विदेशी धरती पर दफन होना स्वीकार करेंगे। कुछ ही समय बाद लंदन में उनका निधन हो गया। उनकी इच्छा के अनुरूप उन्हें यरूशलेम के अल अक्सा परिसर के निकट दफनाया गया। लेकिन उनकी मृत्यु के दशकों बाद भी उनका नाम भारत में चर्चा का विषय बना रहा। वजह बिल्कुल स्पष्ट थी, उनके नाम पर स्थापित एक विश्वविद्यालय जिसने शिक्षा, राजनीति और कानून के एक साथ राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला खड़ा कर दिया।
अब कहानी पहुंचती है 21वीं सदी में, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान एक विश्वविद्यालय बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय। यहीं से शुरू होती है इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे चर्चित और सबसे विवादित अध्याय। साल 2000 के दशक की शुरुआत, उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी एक मजबूत ताकत बन चुकी थी। इसी दौर में पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से कई बार के सांसद एवं विधायक रहे आजम खान ने एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान बनाने का सपना देखा जो विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करा सके। इस सपने का नाम रखा गया मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय। यह नाम केवल एक व्यक्ति के सम्मान में नहीं चुना गया था, बल्कि उस स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में रखा गया था जिसने शिक्षा, पत्रकारिता और राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि, शिक्षा, कानून, प्रबंधन और अन्य उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में विद्यार्थियों को अवसर देना बताया गया। समय के साथ साथ यहाँ हजारों छात्र पढ़ने लगे और परिसर में शैक्षणिक भवन, पुस्तकालय, छात्रावास तथा अन्य सुविधाएं विकसित की गई। आजम खान कई सार्वजनिक मंचों पर यह कहते रहे कि उनका सपना रामपुर और आसपास के युवाओं के लिए ऐसा विश्वविद्यालय बनाना था जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सके। उनके समर्थक आज भी इसे उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनते हैं, लेकिन भारत में शायद ही कोई ऐसा बड़ा संस्थान हो जो राजनीति से पूरी तरह अछूता रहा हो। जौहर यूनिवर्सिटी भी धीरे धीरे शिक्षा से अधिक राजनीतिक चर्चाओं का विषय बनने लगी। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय और आजम खान से जुड़े कई मामलों का प्रशासनिक तथा कानूनी कार्रवाई तेज हुई। विभिन्न मामलों में भूमि अधिग्रहण, राजस्व रिकॉर्ड, सार्वजनिक भूमि के कथित उपयोग, वक्फ की संपत्ति, पुस्तक चोरी और अन्य आरोपों को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई। इन मामलों की जांच पुलिस प्रशासन और अन्य एजेंसियों द्वारा की गई। कई प्रकरण अदालतों तक पहुंचे और न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई। इसी दौरान आजम खान को अनेक मामलों में गिरफ्तार किया गया। वे लंबे समय तक जेल में रहे। बाद में अलग अलग मामलों में उन्हें कई बार जमानत मिली, जबकि कुछ मामलों की न्यायिक प्रक्रिया आगे भी चलती रही। यहीं से देश दो अलग अलग विचारों में बटा हुआ दिखाई देता है। पहला पक्ष कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति या संस्थान पर कानून के उल्लंघन का आरोप है तो निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई होना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा है। उनके अनुसार कानून किसी व्यक्ति की राजनीतिक पहचान देकर नहीं चलता और हर आरोप की जांच निष्पक्ष होना आवश्यक है। दूसरा पक्ष, जिसमें आजम खान स्वयं और उनके समर्थक शामिल रहे हैं, लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी को केवल कानूनी कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और बदले के राजनीति के तहत निशाना बनाया गया। उनका कहना है कि एक शैक्षणिक संस्थान को राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बना दिया गया, जिससे सबसे बड़ी नुकसान उन छात्रों और शिक्षा व्यवस्था को हुआ जो अभी कार्यरत है। ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आरोप और प्रत्यारोप दोनों सार्वजनिक रूप से दिए गए राजनीतिक दावे हैं। इन पर अंतिम निष्कर्ष अदालतों के निर्णय और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही तय होंगे। इसलिए किसी भी पक्ष के दावे को बिना न्यायिक निर्णय के स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। इसी बीच विश्वविद्यालय के सामने प्रशासनिक चुनौतियां भी आई। कुछ मान्यताओं, संचालन और नियामक प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दे भी समय समय पर चर्चा में रहे। इन परिस्थितियों का प्रभाव वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों और कर्मचारियों पर भी
पढ़ा, जिनका किसी राजनीतिक विवाद से प्रत्यक्ष संबंध ही नहीं था। यहीं से एक बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न जन्म लेता है। यदि किसी विश्वविद्यालय के संस्थापक पर गंभीर आरोप हो तो कार्यवाही किस प्रकार होनी चाहिए? क्या कानून केवल व्यक्ति तक सीमित रहे या उसका प्रभाव पूरे संस्थान पर भी पड़े? और यदि संस्थान प्रभावित होता है तो उन छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा जिन्होंने केवल पढ़ाई करने के उद्देश्य से वहां पर प्रवेश लिया था? यही वे प्रश्न हैं जिन पर आज भी समाज, न्यायपालिका, शिक्षा विशेषज्ञ और राजनीतिक दल अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी भी बाकी है। क्या भारत में शिक्षा के मंदिरों को राजनीतिक संघर्ष का मैदान बनना चाहिए या फिर लोकतंत्र में शिक्षा को हर राजनीतिक टकराव से जितना संभव हो उतना दूर रखा जाना चाहिए? इसी सवाल पर हम आगे बात करते हैं। जवाहर यूनिवर्सिटी का विवाद केवल एक विश्वविद्यालय की कहानी नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र के सामने खड़ा एक बड़ा प्रश्न भी है। क्या किसी शैक्षणिक संस्थान को राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन जाना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर केवल भावनाओं से नहीं बल्कि संविधान, कानून और शिक्षा व्यवस्था के सिद्धांतों के आधार पर समझना होगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत में कोई भी व्यक्ति या संस्थान कानून के ऊपर नहीं है। यदि किसी विश्वविद्यालय, ट्रस्ट या उसके प्रबंधन पर भूमि, वित्तीय अनियमितताओं या किसी अन्य कानूनी उल्लंघन के आरोप लगते हैं तो जांच करना सरकार और संबंधित एजेंसियों का वैधानिक दायित्व होता है। यही कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का मूल सिद्धांत है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा सिद्धांत भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जब तक अदालत किसी मामले में अंतिम निर्णय नहीं दे देती तब तक किसी भी आरोपी को दोषी मान लेना न्याय के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध माना जाता है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जांच भी जरूरी है और निष्पक्ष न्याय भी। अब सवाल आता है कि यदि किसी विश्वविद्यालय के संस्थापक पर कार्रवाई होती है तो उसका असर किस पर पड़ता है? सबसे पहले प्रभावित होते हैं छात्र। जिन युवाओं ने राजनीति नहीं बल्कि पढ़ाई चुनकर उस संस्थान में प्रवेश लिया था, वे अनिश्चितता का सामना करने लगते हैं। कई बार अभिभावकों के मन में भी यह चिंता पैदा करती है कि कहीं विवाद का प्रभाव उनके बच्चों की पढ़ाई, डिग्री या भविष्य पर ना पड़े। इसी कारण देश के अनेक शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच हो तो कोशिश यही होनी चाहिए कि संस्थान में शिक्षा की प्रक्रिया जितनी संभव हो उतनी सामान्य बनी रहे। प्रशासनिक कार्रवाई और छात्रों के शैक्षणिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। यह बहस केवल जवाहर यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है बल्कि भारत में अलग अलग समय पर विभिन्न विश्वविद्यालय राजनीतिक विवादों का हिस्सा बने हैं। कभी छात्र आंदोलन के कारण, कभी प्रशासनिक फैसलों के कारण और कभी सरकार तथा विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव के कारण। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा और राजनीति का संबंध नया नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि शिक्षा का मूल्य उद्देश्य राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि ज्ञान, अनुसंधान और समाज निर्माण है। जवाहर यूनिवर्सिटी के मामले में भी दो स्पष्ट दृष्टिकोण सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और जांच एजेंसियों का कहना रहा है कि जो भी कार्रवाई की गई वह दर्ज मामलों, उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की गई। उनके अनुसार यदि किसी प्रकार की अनियमितता के आरोप सामने आते हैं तो जांच करना आवश्यक है और कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी आजम खान और उनके समर्थकों का लगातार यह कहना रहा है कि विश्वविद्यालय का केवल प्रशासनिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और बदले की भावना के कारण भी निशाना बनाया जा रहा है। उनका तर्क है
कि यदि परिस्थितियां किसी अन्य राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले संस्थान में होती तो शायद कार्रवाई का स्वरूप अलग ही होता। इन दोनों दावों के बीच अंतिम सत्य का निर्धारण केवल अदालतों और न्यायिक प्रक्रिया से ही हो सकता है। लोकतंत्र में आरोप और बचाव दोनों का अपना स्थान है, लेकिन अंतिम निर्णय न्यायपालिका के हाथ में ही होता है। यही कारण है कि किसी भी संवेदनशील विषय पर निष्कर्ष निकालते समय तथ्यों, न्यायिक आदेशों और प्रमाणित सूचनाओं पर भरोसा करना सबसे उचित माना जाता है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है। विश्वविद्यालय केवल इमारतें नहीं होते, बल्कि वे ऐसे संस्थान होते हैं जहां भविष्य के वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, न्यायाधीश, लेखक और नीति निर्माता तैयार होते हैं। इसलिए चाहे किसी भी दल की सरकार हो या किसी भी विचारधारा का नेतृत्व, शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता और छात्रों के हितों की रक्षा लोकतंत्र की साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए। आखिरकार किसी भी राजनीतिक संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत उन छात्रों को नहीं चुकानी चाहिए जिनका एकमात्र उद्देश्य सीखना, आगे बढ़ना और अपने परिवार तथा देश के लिए बेहतर भविष्य बनाना होता है। लेकिन इस पूरी कहानी का अंत अभी बाकी है। अब समय है यह समझने का कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की विरासत, आजम खान की परिकल्पना और जौहर यूनिवर्सिटी का विवाद हमें भारत के लोकतंत्र के बारे में क्या सिखाता है। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें केवल एक घटना या एक विवाद से नहीं समझा जा सकता। मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी उन्हीं व्यक्तियों में से एक है। एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजी शासन के सामने झुकने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। एक ऐसे पत्रकार जिनकी कलम ने सत्ता से सवाल पूछने की साहस दिखाया। और एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने विचारों के लिए जेल की सजा तक स्वीकार की। दशकों बाद जब उनके नाम पर जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाना बताया गया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक कहा। समर्थकों के अनुसार यह विश्वविद्यालय रामपुर और आसपास के क्षेत्र के जो युवा हैं उनकी उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की कोशिश थी। लेकिन समय के साथ यह संस्था केवल शिक्षा का विषय नहीं रहा। कानूनी विवाद, प्रशासनिक कार्रवाई, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और न्यायिक प्रक्रियाओं ने इसे राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया। इस पूरी कहानी से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। किसी भी विश्वविद्यालय का मूल्यांकन उसकी शिक्षा, शोध, पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य के आधार पर होना चाहिए। यदि अनियमितताएं हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे छात्रों का भविष्य अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो। भारत का संविधान कानून के समक्ष समानता की बात करता है। इसका अर्थ यह भी है कि किसी भी व्यक्ति का केवल उसके राजनीतिक पहचान के कारण दोषी माना नहीं जा सकता और किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी राजनीतिक पहचान के कारण कानून से छूट भी नहीं मिल सकती। यही संतुलन लोकतंत्र की असली ताकत है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी का भविष्य इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वह शिक्षा, पारदर्शिता और कानून की प्रक्रिया के बीच किस तरह आगे बढ़ती है। हो सकता है आने वाले वर्षों में अदालतों के फैसले इस पूरे विवाद की दिशा को और स्पष्ट करें। लेकिन एक बात आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 100 साल पहले थी। शिक्षा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब विश्वविद्यालय मजबूत होते हैं तो राष्ट्र मजबूत होता है। जब छात्र निश्चिंत होकर पढ़ते हैं तभी भविष्य सुरक्षित बनता है। आज की कहानी किसी एक नेता, किसी एक पार्टी या किसी एक विश्वविद्यालय की नहीं है। यह कहानी उस संतुलन की है जहां इतिहास, राजनीति, कानून और शिक्षा एक दूसरे से टकराते भी हैं और एक दूसरे को दिशा भी देते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि भारत में किसी भी शिक्षा संस्थान को राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनना चाहिए, या फिर शिक्षा को हर दल और हर विचारधारा से ऊपर उठकर केवल छात्रों और ज्ञान के हितों में आगे बढ़ना चाहिए?
आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री महत्वपूर्ण और संतुलित लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ऐतिहासिक, राजनीतिक और भारत की अनकही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक नई कहानी और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।